नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में इंडियन हिस्ट्री वाले जो पोर्शन में हमने जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने वैदिक काल के बाद यानी कि धर्म सुधार आंदोलन में जैन और बौद्ध धर्म तक पढ़ लिया था। अब हम महाजनपद काल शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। एक थोड़ा ओवरव्यू कि इतिहास हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक पहुँचे हैं और मतलब कितना कुछ पढ़ लिया। तो हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। और हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। इसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल तो मुख्य 3 भागों में बटा होता है। पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, और अगला जो है हमारा ऐतिहासिक काल या आधुनिक जो इतिहास है वो हो जाएगा ऐतिहासिक काल कह सकते हैं इसको। अब इसकी सिंपल परिभाषा है प्रागैतिहासिक काल यानी कि जिनके न तो कोई लिखित साक्ष्य है और न ही कोई उसके पुरातात्विक साक्ष्य है, नहीं उनको पढ़ा गया है, नहीं तो लिखित साक्ष्य है। हम कह सकते हैं इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, उनको पढ़ा भी नहीं गया, नहीं उसके कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिले, या फिर साहित्यिक साक्ष्य भी हम कह सकते हैं वो भी नहीं मिले, और मिले नहीं तो लिखी हुई नहीं है तो उसको पढ़ेंगे कैसे। तो उसको पढ़ा भी नहीं गया, पुरातात्विक साक्ष्यों में जरूर जैसे पत्थर, ये पाषाण जो प्रागैतिहासिक काल है इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। तो पाषाण काल में पत्थर के औजार मूर्तियां वगैरह जो है वो जरूर मिले। तो पूरा जो है पुरातात्विक साक्ष्य कह सकते हैं मिले, लेकिन इसका जो लिखित साक्ष्य नहीं मिले और नहीं उनको पढ़ा गया है, तो ये कह सकते हैं। आद्यऐतिहासिक काल में हम कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। तो इसमें क्या आ गया, जैसे हमारा पाषाण काल आ गया, और इसमें क्या आ जाएगा जो है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो भी है, तो आईवीसी लिख सकते हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किस में आ जाएगी, लिखित साक्ष्य मिले, सिंधु घाटी की लिपि मिली है लेकिन वो पढ़ नहीं पाए, वो बात अलग है। और यहाँ जो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, तो हम ये कह सकते हैं लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। यहाँ ऐतिहासिक काल हम कह सकते हैं लिखित साक्ष्य मिले, पढ़ भी लिया गया उनको, और पुरातात्विक साक्ष्य भी इनके साथ साथ सब कुछ मिले। तो ये क्या हो जाएगा, वैदिक काल हमारा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वैदिक काल। तो इतिहास का ये जो 3 कालखंड होते हैं इनको हमने देखा, और अभी हमारा क्या चल रहा है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में इसमें आगे हमने सिंधु घाटी की सभ्यता यानी आईवीसी पढ़ ली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, फिर उसके बाद में उन्हें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल वो भी पढ़ लिया, फिर आगे धर्म सुधार आंदोलन जिसमें जैन और बौद्ध धर्म आते हैं तो वो भी हमने पढ़ लिया है, तो हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म। तो यह भी हमने पढ़ लिया। अब हम शुरू करेंगे महाजनपद काल। अब चूंकि जैन और बौद्ध धर्म हो गए, वैदिक काल से आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो लोग लोहे का आविष्कार हो गया, ये अब जैसे प्रागैतिहासिक काल जो पाषाण थी, तो यह इसको ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहते हैं, ताम्र सभ्यता कहते हैं, यानी कि तांबे का आविष्कार हुआ था मुख्यतः। यहाँ कांस्य युगीन माना जाता है, इसको ताम्र युगीन कह सकते हैं। किसको, पाषाण प्रागैतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता वो कांस्य युगीन थी। लेकिन ऐतिहासिक काल में यहाँ वैदिक काल के बाद क्या है हमारे यहाँ पे महाजनपद काल जो आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, लोहे का या कैसे आविष्कार हो गया। अब लोहे का आविष्कार हो गया तो कृषि में भी जो है औजार लोहे के बनने लगे। अब वृहद स्तर पर हम कह सकते हैं कि कृषि का जो उत्पादन होना शुरू हुआ, जो अनाज था उसका अधिक होने लगा, और अधिशेष उत्पादन का उपयोग अब यानी कि जब साम्राज्य विस्तार उनमें होने लगा, जो कबीले थे अब राजा या सामंत बनने लगे, और जो छोटे छोटे पहले लोग जहाँ थोड़ी संख्या में निवास करते थे अब उनमें जो प्रतिस्पर्धा होने लगी, और आविष्कार मतलब लोहे का एक तरीके से कहते क्रांति आ गई, अभूतपूर्व कहते ना, वो एक तरीके से घटना हो गई। उस वजह से महाजनपदों में आपस में क्या होने लगा, फूट पड़ने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, एक दूसरे को वो कहते मजबूत या ताकतवर दिखाने की जो लड़ाई शुरू हो गई। तो अभी हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल, और ये जैसे हमने जो वैदिक कालीन सभ्यता देखी, तो वैदिक काल जो तो हमारा वो था 1500 से 600 ईसा पूर्व,
और इससे पहले सिंधु घाटी की जो हमारी सभ्यता थी हम वो कह सकते हैं 1500, ये 2350 से 1750 या 2300 से 1750 ईसा पूर्व। तो देखिए किसी भी जो सभ्यता संस्कृति उसके जो उत्थान और पतन, जैसे मान लीजिए यहाँ 1750 में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। कोई भी सभ्यता उसके उत्थान और पतन में जैसे टाइम लगता है। अब मान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता है वो 2300 ईसा पूर्व में प्रकाश में आई और 1750 ईस्वी तक वो धीरे धीरे उसका पतन हुआ। बाढ़ से हुआ हो या बीमारी फैल गई हो, बाह्य आक्रांता से हुआ हो या जो भी कारण उसका माना गया हो, लेकिन ज्यादातर माना जाता है कि बाढ़ आ गई थी उस वजह से। तो इस सभ्यता का क्या पतन हो गया। अब 1750 से 1500 यानी कि ये 200-250 साल तक क्या हुआ कि वापस वैदिकालीन जो सभ्यता थी उसको बनने में या इनकी जो मुख्य विकास धारा में आने के लिए, या कह सकते हैं कि इसका एक विकसित होने का भी क्रम होता है। हर चीज धीरे धीरे विकसित होती है, बड़ी होती है, तो ये विकसित होने में भी इसको टाइम लगा। तो 1500 से वापस ये वैदिक काल शुरू हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं वैदिक काल। अब वैदिक काल के बाद लोहे का आविष्कार हो गया। एक तरीके से कहते हैं ना समाज मतलब यानी कि अभूतपूर्व जो क्रांति शुरू हो गई, तो वहां भी थोड़ा टाइम लगा। तो ये जो हम कह सकते हैं 600 ईसा पूर्व के आसपास। जब मगध की बात करते हैं तो यहाँ 326 के बाद जो है यहाँ पे सिकंदर का युद्ध होता है सिकंदर मौर्य से, ये चीजें हम देखते हैं। तो इससे आगे हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले आता है कि महाजनपद काल है, तो इनका उल्लेख कहाँ हुआ है या महाजनपद काल का उल्लेख कहाँ पे, तो वो देख लेते हैं। तो महाजनपदों का उल्लेख है वो बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में हुआ है। और जैसे बौद्ध ग्रंथ की बात करें हम तो है अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का या महाजनपदों का उल्लेख है। और कितने महाजनपद है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे भी जाते हैं। सीधा ये भी पूछ लेंगे कि निम्न में से जो बौद्ध ग्रंथ है या अंगुत्तर निकाय निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसे लिख देंगे। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दूसरा आता है जैन धर्म का या जैन ग्रंथ लिख सकते हैं हम भगवती सूत्र। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन दोनों में उल्लेख है किसका? 16 महाजनपद का। अब ये भी कह सकते हैं कि महाजनपद कालों के या वैदिक काल के दौरान ही, या जैसे महाजनपदों के समकालीन कौन थे? बौद्ध और हम कैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्या थे? समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है जो कंटेम्परेरी, यानी कि साथ साथ होने वाली दो चीजें हैं। जैसे अब ये दोनों हो गए जैन और बौद्ध धर्म किसके? जो महाजनपद कालों के या वैदिक काल के समकालीन थे। वैदिक काल के बाद महाजनपद काल है और उसके समकालीन थे बौद्ध और जैन धर्म। अब हम कहें हम किसके समकालीन है, तो फिलहाल तो कोरोना चल रहा है इसलिए हम कोरोना के समकालीन है, तो ये भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। और अब देखते हैं हम, तो महाजनपदों का उल्लेख है वो बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में और अंगुत्तर निकाय और ये हम भगवती सूत्र के रूप में याद रख सकते हैं। और महाजनपद काल में मुख्यतः जो लोहे का आविष्कार हुआ, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो उत्पादन में वृद्धि हुई, अधिशेष उत्पादन होने लगा। आपस में जो अब राजा थोड़े व्यवस्थित होने लगे, उनके पास धन साम्राज्य संपत्ति आने लगी, तो उनके बीच टकराव वो स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो अब हम बात करते हैं कि महाजनपद काल। तो 16 महाजनपद थे उस समय भारत में। धीरे धीरे वो एक बड़े जो है एक ही जो मेन जनपद होता है उसमें मिल जाते हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि देखो जो ताकतवर होता है वो 8 वालों को जीत लेगा या फिर उनको हरा लेगा, तो अपने आप में शामिल कर लेगा। तो धीरे धीरे करते करते वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अब इसमें जैसे हम बात करते हैं, ये तो हमारा वर्तमान जो भारत है, लेकिन महाजनपद काल में देखें तो एक यह महाजनपद था कंबोज, और कंबोज की जो राजधानी थी अटक, तो वर्तमान में अफगानिस्तान। दूसरा यहाँ पे था तक्षशिला, दूसरा यहाँ पे गांधार था और उसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा हम कह सकते हैं तो ये गांधार और उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। फिर यहाँ आते हैं एक तीसरा, ये कह सकते हैं कुरु, और
की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर। और यहाँ पे एक राजस्थान में था मत्स्य, और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, जहाँ अशोक के स्तूप के भी साक्ष्य मिलते हैं, मौर्य काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे इसके हिसाब से भी क्या हो गया, तो जैन धर्म और ये हम कह सकते हैं मौर्य काल का जो समकालीन थे ये, तो महाजन बुद्ध कालों में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये मुख्य से वैसे तो कुल 16 जनपद थे, हम धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे और उसको उस हिसाब से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अब हम मुख्य आते हैं मगध पे। मगध को हम इसलिए ले रहे हैं सबसे पहले क्योंकि ये धीरे धीरे जो जितने भी जो हमारे महाजनपद हैं वो धीरे धीरे एकदम मतलब यानी कि मगध में शामिल हो जाएंगे, और मगध बहुत बड़ा जो है जनपद बन के उभरेगा, महाजनपद। तो वो है तो यही। ये हमारे भारत का नक्शा कुछ ऐसा ही है। तो अब मगध यानी कि वर्तमान, ये मगध यहाँ पे है, वर्तमान बिहार वाला जो भाग है उसमें मगध है। अब मगध यहाँ पे था, तो मगध पे कुल कितने शासकों ने शासन किया ये भी हम याद रख सकते हैं। तो एक ट्रिक है, हसीन मसूक शाह, हसीन मसूक शाह करके ट्रिक है जिसे हम याद रख सकते हैं। तो मगध पे सबसे पहले जो शासन किया है वो हर्यक वंश ने, हर्यक वंश। उसके बाद है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश ने शासन किया। उसके बाद आया नंद वंश, ये वंश पीछे। नंदों के बाद आगे मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है तो नंद को जो हरा के या मार के जो मौर्य जो साम्राज्य की उसकी स्थापना कर देता है। तो यहाँ आ जाएंगे मौर्य। मौर्य के बाद आगे सुंग, और सुंग के बाद आगे कणव, और कणों के बाद में जाता है सातवाहन। तो कुल जो है ये हम कह सकते हैं 7 जो वंश थे उन्होंने मगध पे साम्राज्य ये किया। तो इन प्रक्रिया के दौरान ही मगध है जो यानी कि बहुत बड़ा जनपद बन के उभरा था, और इतना जो मगध अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब कई बार जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य, वैसे जैसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, अगर पीसीएस की बात की जाए और वैसे किसी भी एग्जाम में तो यहाँ के शासकों राजाओं उनके कार्यों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट पीसीएस या मतलब कहते हैं ना कि यूपीएससी या पीसीएस की जो तैयारी करते हैं उनसे पूछा जाता है तो मगध थोड़ा अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रीलिम्स या मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है कि क्या कारण था कि मगध अपने आप में एक बहुत बड़ा महाजन बन के उभरा था। तो इसके यही कारण है कि इसकी एक तो जो थी लोकेशन यानी कि अवस्थिति, हम ये कह सकते हैं पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और बहुत सारे खनिज संसाधन यहाँ पे थे, संसाधन संपन्न था ये। इस वजह से भी मगध की जो इम्पोर्टेंस थी बहुत थी। और यहाँ जैसे मगध के गंगा नदी यहाँ से निकलती है, और मगध यहाँ पे था, हम ये कह सकते हैं यहाँ से गंगा नदी निकलती है मान लीजिए। तो इस वजह से भी फिर ये राजगीर, तो राजगीर जो मगध की राजधानी थी शुरुआत में, तो यहाँ राजगीर पहाड़ी आ जाती है। और जो मगध साम्राज्य जब पूरा कहते हैं लाइमलाइट में आया, यानी एक तरह से पूरे जो पांच जनपद धीरे धीरे मगध में कन्वर्ट हो रहे थे, यानी कि मगध का विस्तार हो रहा था, तब उसकी राजधानी राजगीर थी। और ये अपने आप में भी धीरे धीरे फिर पाटलिपुत्र बनी इसकी राजधानी और आगे बढ़ती गई। तो ये हमने देखा, तो मगध की जो खास करके जो मुख्य लोकेशन थी एक तरह से वो इम्पोर्टेंट थी। दूसरी बात है कि यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उस वजह से जो खनिज संसाधन है वो भी अभी भी हम देखते हैं कि बिहार झारखंड वाले में कितने कोयला वगैरह वो जो या साथ ही बहुत सारे यूरेनियम वगैरह जो खनिज संसाधन है वो भी मिलते हैं। और यहाँ पहाड़ियाँ वगैरह होने के कारण भी इसकी अवस्थिति थी वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखती थी। इस वजह से भी मगध है जो विस्तार कर पाया और एक बहुत बड़ा जो महाजन बन के उभरा। तो एक इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप ऐसा जवाब दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे 7 शासकों ने शासन किया, मतलब 7 वंशों ने। उसके बाद यहाँ पे आगे विदेशियों में भी जैसे यहाँ पे आए सबसे पहले जो थे इंडो ग्रीक, जिसको हिंदू यूनान भी कहते हैं, हिंदू यूनान शासक आए। फिर शक आ गए, शकों के बाद कुषाण, और
इस प्रकार ये शासक आते गए और आगे जाते हुए ये गुप्त साम्राज्य आ गया यहाँ पे गुप्त। तो गुप्तों के काल में क्या कि मगध या हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत सारे शासक आ गए हैं, बहुत सारे जो वंश हुए राजा हुए। तो गुप्तों के बाद में जो भारत का एक तरीके से पतन शुरू हो गया और इस वजह से मतलब जो विदेशी आक्रांत थे उनको और मौका मिल गया यहाँ आने का। तो ये भी एक कारण माना जाता है। विदेशी में मतलब विदेशी आक्रांत तो यहीं आ गए थे, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम आ गए थे 712 में मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है, तो वो उसका फायदा यही उठाता है कि यहाँ मगध गुप्तों के काल में बहुत सारे साम्राज्य हुए। तो जो यानी कि भारत था वो मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे साम्राज्यों में यानी कि छोटे छोटे जो रियासत थे या राजा थे वो अपना एरिया बना के रखते थे। इस वजह से कि एक भारत जो छोटे छोटे भागों में टूटा और उसी का फायदा उठाया किसने, जो मोहम्मद बिन कासिम थे या मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने। तो इसलिए मुस्लिम जो सत्ता है भारत में इस प्रकार से वो स्थापित होने लगी। तो ये हमने देखा ये शासक आए थे, ये विदेशी थे, लेकिन यहाँ हमें मतलब यानी कि आए और यहाँ शासन किया और चले गए इस प्रकार। तो ये सातवां शासक थे। और अब हम आर्य वंश से पहले भी एक शासक था, यानी कि आर्य वंश की बात करें मगध पे, ये मगध पे इन्होंने शासन किया है, लेकिन इससे पहले भी एक शासक था। ऐसा मतलब पीसीएस में या जो आप कह सकते हैं यूपीएससी या जो पीसीएस के एग्जाम उनमें थोड़ा पूछा जाता है कि मगध का प्रारंभिक शासक, या ये पूछ सकते हैं मगध पे सबसे प्रारंभिक शासक कौन थे। तो यहाँ इनसे पहले भी था बृहदत्त वंश था, बृहदत्त करके वंश था, वंश हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उसने जो है सबसे पहले यहाँ स्थापना की थी एक तरीके से बृहदत्त वंश की किस पे, मगध पे। लेकिन उसका कोई खास जो साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, तब इस वजह से इसकी मतलब इंपोर्टेंस कम रहती है। हालांकि पूछा जाता है लेकिन इसकी कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, डेट का भी कुछ पता नहीं है। तो ये जो बृहदत्त था, बृहदत्त वंश की स्थापना की इसने। और इसके बाद यहाँ पे आता है जरासंध, इसका बेटा होता है, वो होता है जरासंध, मतलब दूसरा जो शासक है ये कह सकते हैं हम। तो बृहदत्त वंश का जो संस्थापक था वो तो बृहदत्त ही खुद था। उसके बाद इसका बेटा जरासंध है। जरासंध और भीम का जो मल्ल युद्ध है उसकी जो चर्चा है उस जो इस वंश में मिलती है, यानी बृहदत्त वंश है उसमें मिलती है। और यहाँ पे जो ये इनकी जो लड़ाई है वो कहाँ, राजगीर में बताई जा रही है, राजगीर के किले में, राजगीर के किले में। और भीम वही कौन सा 500 पांडु में जो भीम पांडु था वही था। और जरासंध है तो बृहदत्त का पुत्र था, बेटा था, और ये बृहदत्त वंश का जो है शासक था। तो इनकी जो लड़ाई है वो कहाँ हुई थी, यहाँ मगध के जो राजगीर था वहां में हुई थी। तो क्योंकि मगध की पहली राजधानी है, स्टार्टिंग में जो राजधानी थी वो राजगीर में थी, तो इस राजगीर किले में इनका जो मल्ल युद्ध हुआ था। और उसके बाद में आता जरासंध के बेटा जो सहदेव था, और सहदेव का भी जो बेटा माना जाता है वो था रपुजनीय भी कहा जाता है, कहीं रपुजनीय भी कहा जाता है। तो ये था। और इसके बाद है वो आ जाता है हमारे आर्य वंश का जो है यहाँ पे बिंबिसार आ जाता है। और यहाँ इनकी कोई साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, ये अयोग्य हो जाते हैं या संभाल नहीं पाते हैं शासक या इस वजह से। तो ये है जो हमारे आर्य वंश की स्थापना करने वाले बिंबिसार आ जाते हैं और मगध पे वो शासन करते हैं। तो हमने देखा है कि आर्य वंश से पहले भी एक शासक था, बृहदत्त वंश का भी हम देखते हैं, लेकिन उसका कोई खास जो डेट नहीं मिलती है या ज्यादा उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन पीसीएस के एग्जाम में तो काफी, क्योंकि हिस्ट्री डीप में पढ़ते हैं लोग और वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो ये पूछा जा सकता है। तो फिर ये रपुंजनी की यहाँ हत्या हो जाती है। उसके बाद है जो बिंबिसार है वो कर देता है यहाँ पे आर्य वंश की स्थापना, और मगध पे आर्य वंश की स्थापना शुरू हो जाती है। और यहाँ से जो क्रम है ये कंटिन्यू आगे चलता रहता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि महाजनपदों की जो शुरुआत है, और हमने जैसे 4 महाजनपद देखे हैं, धीरे धीरे 16 हैं, तो आज 4 याद होंगे तो कल और 4 याद होंगे, ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएंगे, नहीं तो एक साथ याद किए कल भूल जाएंगे। अभी हम बात करेंगे तो यहाँ हमने कम्बोज पढ़ा था सबसे पहले, जिसकी राजधानी अटक है अफगानिस्तान में। फिर यहाँ पढ़ा था हमने जो है गांधार की राजधानी तक्षशिला, और गांधार था ये पाकिस्तान में। फिर यहाँ कुरु, तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर, और दिल्ली के समीप वाला एरिया कुरु ये माना जाता है। फिर यहाँ मत्स्य पढ़ा था हमने जो राजस्थान में, और उसकी जो राजधानी विराटनगर में देखी। तो हम ये कह सकते हैं महाजनपद कालों की है जो इस प्रकार शुरुआत हुई है, और लोहे का आविष्कार हो गया था। मेन इसमें जो माना जाता है लोहे का आविष्कार हुआ, एक क्रांतिकारी जो घटना थी आविष्कार था, जिसकी वजह से पूरा मगध साम्राज्य है उसका जो विस्तार हुआ, निर्माण हुआ, और ये धीरे धीरे जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन के उभरा। तो यही देखा हमने खास करके। और दूसरी बात है कि कल से हम शुरू करेंगे जो है इनके जो यहाँ से व्यवस्थित जो शासक थे या जिन्होंने राज किया है मगध पे, तो उनको देखेंगे हम जहाँ आर्य वंश है।
तो निश्चित तौर पर आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा ही होगा। अगर आपका हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।